हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में। जो दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में बीच स्टोन सेतु टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके प्रैक्टिकल के संबंध में एग्जाम द्वारा आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में यानी आपका प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक बार ये वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। और साथ साथ बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस उन क्वेश्चन का आप लोगों को क्या जवाब उनको बताना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो 12th क्लास में फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल होता है वो जो 30 नंबर का होता है और आप चाहते हैं कि हमारे 30 में से 30 नंबर आए, ठीक है, तो एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए बच्चे, मैं इसके डायग्राम को समझाता हूँ, ठीक है। बीच स्टोन सेतु का डायग्राम क्या है उसको समझाता हूँ, फिर इससे संबंधित एग्जाम द्वारा जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और उनका क्या जवाब आपको देना होगा, फिर मैं वो आपको समझाऊंगा बारी बारी से, ठीक है। तो पहले देखिए हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम क्या है, देखिए डायग्राम देखिए, डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सबसे पहले बात आज जो मैं आपको बताऊं कि जो बीच स्टोन सेतु होता है ना, इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। 4 प्रतिरोध कौन कौन से? पी, क्यू, आर और एस, ये 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। जो एक चतुर्भुज चतुर्भुज आप देख पा रहे होंगे, ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है ना, ए बी सी डी, तो ये चारों भुजाओं में व्यवस्थित रहते हैं, ठीक हो। जैसे जैसे ए बी भुजा है तो इसके बीच में कौन सा प्रतिरोध आ रहा है? क्यू, पी प्रतिरोध आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरी भुजा है बी सी, इसमें कौन सा प्रतिरोध आ रहा है? क्यू प्रतिरोध आ रहा है। एक तीसरी भुजा है सी डी, इसमें कौन सा प्रतिरोध जुड़ा है बच्चों? ये एस प्रतिरोध जुड़ा है। और जो आपका एडी भुजा है इसमें कौन सा प्रतिरोध आ रहा है बच्चों? ये आर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बीच स्टोन सेतु होता है ना, ये 4 प्रतिरोध इसके अंदर बच्चों जुड़े होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? पी, क्यू, आर और एस। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन चारों प्रतिरोधों में हमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं। तो 3 प्रतिरोध जो होते हैं ना बच्चों, 3 प्रतिरोध, ठीक है, वो हमें क्या रहते हैं बच्चों? वो ज्ञात रहते हैं। क्या रहते हैं? वो ज्ञात रहते हैं, ठीक है। और जो एक प्रतिरोध रहता है, ठीक है, एक प्रतिरोध, ठीक है, वो क्या होता है? अज्ञात होता है। क्या होता है बच्चों? अज्ञात, अननोन होता है, ठीक है। उसी का मान बच्चों हम इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखो पी क्यू आर है, 4 प्रतिरोध होगा। 4 में हम 3 पता रहते हैं। ज्यादातर कौन कौन से पता रहते हैं? पी का मान पता रहता है, क्यू का मान पता रहता है, आर का मान पता रहता है। लेकिन जो ये एस होता है ना, एस, ये क्या होता है? ये अज्ञात होता है, ये अननोन होता है। और इस सर्किट की सहायता से इस अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और समझाता हूँ। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसको बच्चे हम जी यानी गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसे हम धारा मापी कहते हैं, ठीक है, जिसका काम है धारा को मापना, ठीक है। समझ में रहा है? अच्छा, आगे देखिए, थोड़ा मैं और आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या देखो, ये कुंजी है, एक K1, ये कुंजी है बच्चों K1 और एक कुंजी बच्चों है K2, ठीक है। आपसे पूछा कि कुंजी क्या होती है, तो कुंजी बच्चों एक ऐसा डिवाइस होती है जो किसी सर्किट को ऑन और ऑफ करती है। जैसे अपने घरों में क्या होती है? चटकनी होती है ना, जैसे चटकनी को ऑन और ऑफ करते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो ये जो कुंजी होती है ना, एक चटकनी की तरह काम करती है। तो इस भी स्टोन सेतु के अंदर 2 कुंजी लगी होती है। एक होती है बच्चों कुंजी K1 और दूसरी होती है बच्चों कुंजी K2 होती है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? ठीक है। और एक क्या होता है बच्चों, यहाँ पे करंट देने के लिए क्या होता है बच्चों? एक सेल लगा होता है। क्या लगा होता है? यहाँ पे एक सेल, जिससे बच्चों आई करंट यहाँ पे प्रवाहित होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये बच्चों इसका कोई डायग्राम है, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब मैं देखिए आपको इसके क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इनके क्वेश्चनों का आंसर भी आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, बीच स्टोन सेतु क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि बीच स्टोन सेतु क्या है, तो आप इसका जवाब देंगे कि बीच स्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का समायोजन होता है। 4 प्रतिरोधों का समायोजन होता है, जिसके अंदर हमें 3 प्रतिरोध ज्ञात होते हैं और एक प्रतिरोध का बचा हुआ मान निकालना रहता है, ठीक है, जो अज्ञात प्रतिरोध होता है। जैसे मैं आपको बता रहा था डायग्राम में, जो आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, इन 4 प्रतिरोध में पी क्यू आर है, चारों प्रतिरोध है, हमें 3 प्रतिरोध पता होते हैं, जबकि चौथा प्रतिरोध यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। तो मेन काम क्या है बीच स्टोन सेतु का? किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना। क्लियर है आप लोग को मेरे पास? कितने प्रतिरोध होते हैं इसके अंदर? 4 प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बीच स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है? ये बहुत ज्यादा बच्चों से पूछा जाता है कि बीच स्टोन सेतु किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। तो देखिए वो आपको बड़े आसानी से समझाता हूँ कि इसका सिद्धांत क्या है। देखिए बच्चों, इसका सिद्धांत ये है, देखिए जब ये सेतु बैलेंस होता है, ये संतुलित होता है ना, तो इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, जैसे मान लो एक भुजा क्या आपकी ए बी है जिसमें P प्रतिरोध है, एक भुजा बी सी जिसमें मान लो Q प्रतिरोध है, ठीक है। तो इन ये दोनों क्या संलग्न भुजा है, क्यों दोनों का संबंध कहां से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, बी पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा जैसे P अपॉन Q,
बराबर क्या होगा, अब जो शेष दो संलग्न भुजाएं कौन कौन सी, एडी जिसमें आर प्रतिरोध आ रहा है, एक डीसी जिसमें एच प्रतिरोध आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों आर अपॉन एस, समझ में आप लोग में। तो इसका सिद्धांत है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ये क्या होता है देखिए मैं आपको समझाऊं, एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए पी का जो वैल्यू है वो 10 ओम है, क्योंकि प्रतिरोध कहां तक तो ओम होता है, और क्यू जो मान लीजिए हमारे पास ये बच्चों ये आपका 20 ओम है, कितना ओम है बच्चों, ये 20 ओम है, ठीक है। चारों को मान के दिखा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि हमें एस वाला पता नहीं होता है। मान लो ये हमारे पास प्रतिरोध 8 ओम का है, कितने ओम का है, 8 ओम का है, और मान लीजिए ये हमें पता है कि 16 ओम का है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अभी कैसे बैलेंस होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सूत्र यहाँ पे सही फिट हो रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो पी, ये क्या लिखा, पी अपॉन क्यू, तो पी का मान कितना है 10 और क्यू का मान कितना है 20, तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 10/20 हो जाएगा। आगे समझिए आर अपॉन एस, तो आर कितना हमने लिया है, 8 ले रखा है, ठीक है, और एच कितना रखा बच्चा हमने 16 ले रखा है, ठीक है, समझ में ना। और ये हमको पता नहीं होता, हमें निकालना होता है, ठीक है। ये बैलेंस कैसा होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। तो ये 10 ही 10 हो जाएगा बच्चा, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, ऐसे ही 8 ही 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, समझ में रहा है। तो आप देख पा रहे हो इधर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, और इधर भी क्या आ रहा है बच्चों 1/2 आ रहा है, इन दोनों साइड इसके बराबर आ रही है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि सेतु क्या, ये बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। ये सेतु क्या बच्चों बिल्कुल बैलेंस, ये इसका प्रिंसिपल है। जब सेतु संतुलित होता है तो इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बिल्कुल बराबर होता है। समझ में आप लोग मेरे पास, चल देखिए मैं आगे आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या देखिए अष्टभुजा का बीज स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे कि सर जब सेतु संतुलित होता है, ठीक है, तो इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। और ये मेन फार्मूला इसको आप याद कर लेंगे, क्या, पी अपॉन क्यू आर अपॉन पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस होता है। क्लियर आप लोग मेरी बात, ये कैसे बैलेंस होता है देखिए मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल देके यानी पी क्यू आर एस के मान रख के मैंने आपको यहाँ प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, बीज स्टोन सेतु के संतुलित होने की शर्त क्या है, यानी जो बीज स्टोन सेतु है ये संतुलित कब होता है, यानी ये जो कंडीशन आती है ये किस कंडीशन, कौन सी वो स्थिति इसमें ये कंडीशन मानी जाती है कि पी अपॉन क्यू बराबर आता है आर अपॉन एस के, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों जब ये सेतु संतुलित होता है ना, तो ये जो आप बीच वाला जो आप ये ब्रांच देख पा रहे हैं, ठीक है, जो हम बीटी कह रहे हैं, ठीक है, विकर्ण वीडी, ठीक है, डायगोनल वीडी, जिसके अंदर क्या बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा हुआ और कुंजी केटू लगी होती है, समझ में ना। तो इस कुंजी केटू का हम लगाएंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे ऑन करेंगे, ठीक है, लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो वी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, इन दोनों सिरे के बीच का विभवांतर बिल्कुल बराबर हो जाता है। जितना पोटेंशियल बिंदु बी का होगा उतनी पोटेंशियल बिंदु डी का होगा, ठीक है। और जब बी और डी के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, तो इस बीच वाले ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आता है, समझ में आ रहा है। जितना करंट आपका ए बी भुजा में जाएगा, मान लीजिए क्योंकि आई करंट आ रहा है, ध्यान से यहाँ पे समझिए, ऐसे जो सेल से करंट आ रहा है आई करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संधि जो ए यहाँ पे बटेगा, मान लो कुछ करंट आगे बच्चों आपको इधर I1, ठीक है, और कुछ करंट आगे इधर मान लो ये I2 आगे, ठीक है। समझ में आप लोगों को मेरी बात, जब ये संतुलित होगा तो जो करंट भुजा ए बी में जाएगा वही करंट भुजा बीसी में जाएगा, समझ में आप लोग मेरा, यानी इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आएगा, यानी यहाँ पे करंट क्या रहेगा, यहाँ पे जो आई की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी बच्चों, 0 रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि बच्चों बी और डी के बीच का पोटेंशियल क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक है, यानी बी और डी के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं पोटेंशियल में, यहाँ पे करंट बिल्कुल प्रवाहित नहीं होता है, समझ में आ रहा है। जिन दो पॉइंट के बीच में विभव बराबर हो जाता है, पोटेंशियल बराबर होता है, तो उसे उन दोनों के बीच में करंट का फ्लो नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो जब संतुलित होगा तो जितना करंट बच्चा आपका भुजा ए बी में जाएगा वही करंट भुजा बी सी में जाएगा। इसी प्रकार जितना करंट भुजा ए डी में आएगा यानी I2 करंट आएगा, और वही करंट कहाँ जाएगा बच्चा आपका I2 करंट इधर जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये I2 करंट है और ये बच्चा आपका I1 करंट है, I1 I2 मिलेंगे इधर से आकर ठीक है, और ये सर्किट पूरा हो जाएगा और ये I बन जाएगा, और यही करंट बच्चों कहाँ आएगा आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो बीट स्टोन सेतु के संतुलित होने की शर्त क्या देखिए मैंने आपको बता दी। इसमें क्या होगा कि जब ये सेतु संतुलित होगा तो बिंदु बी और डी के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा। इनके पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होगा, 0 होगा, जिससे बीच वाली जो ब्रांच है, ठीक है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और धारामापी का जो संकेतांक है बिल्कुल ही सीधा रहेगा, ठीक है। अगर ये टेढ़ा रहेगा तो इसका मतलब करंट इसके अंदर प्रवाहित हो जाएगा और ये सेतु बैलेंस नहीं होगा। तो जब सेतु बैलेंस होता है तो इस बीच वाले के अंदर बच्चों जो बीडी जो रेखा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, और ये किस कंडीशन में होता है, जब बी और डी के बीच का बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको समझता हूँ अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है
बीज ईटोन सेतु में कितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं? कितने प्रतिरोध जुड़े होते हैं? तो देखिए मैंने आपको बता दिया, बीज ईटोन सेतु में तो 4 प्रतिरोध जुड़े होते हैं। कितने? 4। कौन-कौन से? पी, क्यू, आर, एस। क्लियर है आप लोग में? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बात चलिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की। तो प्रतिरोध क्या आपसे पूछा जा सकता है, प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, बहुत नॉर्मल सी परिभाषा आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो देखिए मैं आपको बता दूं प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, प्रतिरोध किसी भी मटेरियल का वह गुण होता है, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का या किसी मटेरियल का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाले करंट यानी धारा का विरोध करता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी जो मेन डेफिनेशन देना चाहते हैं, तो प्रतिरोध की जो परिभाषा होती है, प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं। आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बी अपॉन आई होता है। बी अपॉन आई होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? इसका मात्रक क्या बनेगा? मात्रक बनेगा वोल्ट प्रति एम्पीयर, या फिर हम इसको ओम के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रतिरोध क्या होता है? ये किसी मटेरियल का वह गुण होता है जिससे वह उसमें प्रवाहित होने वाले करंट का विरोध करता है। ठीक है, और इसके डेफिनेशन बताना चाहते हैं, तो बी और आई यानी वोल्टेज और धारा का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वही क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो मैं आपको बता दिया हूं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या का चिन्ह बच्चे? ये ओम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चे? ओम बोलते हैं। ठीक है, जो एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, रेजिस्टेंस को सबसे पहले उसी ने देखा था और उन्होंने अपने नाम पे इसका बच्चों मात्रक रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे, क्या है? किरचॉफ का पहला नियम, यानी जिसे हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखें, किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे हम संधि नियम से भी जानते हैं। क्या होता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई इक्वल टू कितना होता है बच्चों? 0 होता है। यही है किरचॉफ का पहला नियम और यही है आपका संधि नियम। और ये पहला नियम है, ये आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम क्या है? विद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, ठीक है, वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखिए जो आप सर्किट में देख पा रहे हैं, ये जी, ये तो गैल्वेनोमीटर है, यही तो गैल्वेनोमीटर है। इसका काम क्या है? किसी सर्किट के अंदर करंट का पता लगाना, करंट है या नहीं है, और है तो कितना है, उसको मापता भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन इस वाले केस में जब ये बैलेंस होता है, तो इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं आता है, यानी गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है वो कितना आता है? वो 0 आता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? क्यों? क्योंकि इससे तो बैलेंस है, बी और डी के बीच में विभवांतर क्या बच्चों? 0 है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो देखिए अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ओम का नियम बताइए। ओम का नियम क्या होता है? ये ओम का नियम क्या होता है? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ओम का नियम ये कहता है कि यदि हम किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कोई हमारा कंडक्टर है, ठीक है, हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे मान लीजिए सेल या कोई बैटरी लगा रखी, ये समझ में आ रहा है? हमने क्या दे दिया? पोटेंशियल दिया इसको। इसके अंदर क्या आएगा बच्चों? इसके अंदर बच्चों करंट फ्लो होगा। क्या होगा बच्चों? इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो वोल्टेज हमने लगाया है और इसके अंदर जो करंट फ्लो हुआ है ना, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी बी समानुपाती किसके होता है बच्चों? आई के समानुपाती होता है, और यही ओम का नियम होता है। यही क्या होता है बच्चों? ओम का नियम होता है। यानी जब हम किसी चालक के सिरों के बीच हम बैटरी को लगाते हैं, ठीक है, तो चालक में बहने वाली धारा होती है वो वोल्टेज के समानुपाती होती है, या फिर वोल्टेज होता है धारा के समानुपाती होता है। क्लियर है? तो यही ओम का नियम है। ठीक है, और इसके जगह हम समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे तो यही फार्मूला बच्चे आपका कुछ ऐसे से बन जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, बी इक्वल टू आई आर बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? आई आर, जहां आर का एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन है, आमीटर तथा वोल्टमीटर क्या होता है? देखिए आमीटर क्या होता है? आमीटर का काम होता है बच्चों किसी सर्किट के अंदर करंट को नापना है, धारा को नापना है। जो आपका गैल्वेनोमीटर काम करता है वही बच्चा आपका आमीटर काम करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या बच्चों? धारा को नापना है। किसका? धारा का मापन करता है कौन? धारा मापन करता है आमीटर। और वोल्टमीटर क्या बच्चों? ये विभव को नापता है, पोटेंशियल को नापता है, ये विभव का मापन करता है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात? तो आमीटर नापता है धारा को और वोल्टमीटर नापता है बच्चों आपका विभव को। ठीक है, आमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं, ये भी आप याद रखें। ठीक है, अगला बात जो हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक। विद्युत धारा की परिभाषा, तो विद्युत धारा की परिभाषा बड़ी आसान है कि आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्या होता है आपका? क्यू अपॉन टी होता है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा। यानी किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश की दर को, ठीक है, आवेश की जो दर होती है उसी को बच्चों हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक बच्चे क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, फार्मूला याद रखेंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू क्या बच्चे? आवेश है, यानी आवेश के बहने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट टाइम जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्रिज स्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये जो आपने सर्किट आपने बनाया है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका सर्किट का यूज कहाँ होता है, ठीक है, तो इसका जो यूज होता है बच्चों मीटर सेतु में होता है। ये जो ब्रिज स्टोन सेतु आप देख पा रहे हैं, इसका यूज कहाँ होता है बच्चों? मीटर सेतु में होता है। कहाँ होता है? मीटर सेतु। आप ये इसका याद रखेंगे, मीटर सेतु, ठीक है, जो हम बोलते हैं मीटर ब्रिज भी कहते हैं, मीटर सेतु, ठीक है। और जो मीटर सेतु जो डायग्राम है, ठीक है, इसका अगर बाय बाय आपको देखना चाहते हैं तो ये मैंने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि मीटर सेतु क्या होता है। इसका डायग्राम, इसका प्रैक्टिकल है इंटर में, कहने का मतलब बच्चों ये बहुत से बच्चों ने ये टॉपिक भी तैयार किया होगा मीटर सेतु वाला, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ये टॉपिक तैयार किया है इसका बाय मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप उसको चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिए अगला आपसे पूछा जा सकता है कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम क्या है? ठीक है, तो बहुत आसान है, आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है ये कूलाम के नियम वाला। इस किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर दोनों को अगर मिलाकर लिखना चाहूंगा तो F इजिकल टू आप बनेगा आप लोगों का, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां ये क्या बचे, ये कूलाम नियतांक है, ये सब क्या है? कूलाम नियतांक है, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ये कूलाम के नियम का फार्मूला है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस बात को याद रखें, कूलाम नियतांक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ होती है। क्लियर है आप लोगों को? तो ये कूलाम नियतांक की वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम बच्चों बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताने के लिए पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू एफ अपॉन क्या होता है बच्चों? Q होता है, एफ अपॉन क्यू, क्यू या फिर क्यू नॉट, जिसे हम परीक्षण आवेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एफ क्या बच्चों? बल, बल का होता है न्यूटन होता है, ठीक है। और आवेश है, आवेश क्या है, सॉरी क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश है, और आवेश का होता है बच्चों कूलाम होता है। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बच्चों यही सारे कुछ क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से एग्जाम द्वारा इस टॉपिक से आपसे प्रैक्टिकल बारे में पूछे जा सकते हैं। और इन क्वेश्चनों का जैसे जैसे मैंने आप लोगों को आंसर समझाया है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आप किसी टॉपिक का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का, किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।